तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से और एकदम फ्री में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो ये पार्ट 2 है प्रोडक्शन फंक्शन का। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्शन के, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के, टीपी क्या है टोटल प्रोडक्ट, एमपी क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी क्या है, और इसको हमने समझा था एक टेबल के साथ भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यू पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमने समझा था कि एमपी किस तरह से बिहेव करेगा जैसे जैसे हम लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता है। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। नेगेटिव एमपी, ऋणात्मक सीमांत उत्पाद, ये क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें ये टेबल समझना पड़ेगा। अब इस टेबल में मैंने क्या बताया है कि ये लेबर है, दूसरी लेबर, तीसरी लेबर, चौथी लेबर, पांचवी लेबर, छठी लेबर, सातवीं लेबर, आठवीं लेबर। जैसे जैसे हम लेबर लगाएंगे तो प्रोडक्शन कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाना बंद हो जाता है। तो वो स्थिति कौन सी है? तो पहला लेबर जब हमने लगाया तो उसने 2 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया। दूसरा लेबर लगाया तो उसने 3 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया। तीसरा लेबर लगाया तो उसने 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया। जब चौथा लेबर लगाया तो उसने 3 ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, और पांचवें ने दूसरी, छठे ने पहली, सातवें ने 0 और आठवें ने तो माइनस कर दिया। ऐसा क्यों होता है? टीपी, इसी को ही जोड़ के टीपी आ जाएगा। 2 3 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15 15 और 1 15 0 और उसके बाद -1 14। तो ऐसा क्यों होता है कि इस स्थिति तक 3 क्वांटिटी तक 3 लेबर तक तो एमपी बढ़ रहा है, यानी कि 3 लेबर जो इन्होंने शुरू में काम किया इन्होंने तो बढ़ा के प्रोडक्शन दिया। ये जो तीसरी और उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी लेबर आई, क्या ये इतनी कामचोर थी कि इसने प्रोडक्शन ही कम कर दिया, यानी कि बात ज़्यादा कर रहे थे क्या? और सातवीं आठवीं ने तो 0 और -1 कर दिया? नहीं, इसके पीछे ये कारण नहीं है। अब पहले इसकी 3 स्टेजेस देख लेते हैं हम कि 3 स्टेजेस हैं कौन सी। तो एक स्टेज अगर आप देखोगे तो एमपी लगातार बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है। इसको कहते हैं कारक के वर्धमान प्रतिफल। ऐसा क्यों होता है कि एक सिचुएशन तक तो एमपी बढ़ रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर उसके बाद एमपी कम होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं एमपी डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इसका मतलब है कि जितने भी फैक्टर्स इस वाली यूनिट पे लग रहे हैं वो प्रोडक्शन कम दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अब इसके बाद एक और स्टेज है एमपी नेगेटिव की। यहाँ पर एमपी हो गया नेगेटिव कि इन दोनों लेबर्स ने 0 प्रोडक्शन किया और -1 प्रोडक्शन किया। तो ये 3 सिचुएशन हो गई। इसमें एक सिचुएशन है ऋणात्मक सीमांत उत्पाद। इसके लिए मैंने अभी पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लेते हैं कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। अब इस ज़मीन के टुकड़े पर खेती शुरू हो गई, ठीक है। तो जब इस पे एक लेबर लगाया तो वो इतनी भूमि पर ही खेती कर पाता था, और इस पर लगभग 50 केजी वीट का उत्पादन वो कर लेता था। तो इसके मालिक ने दूसरी लेबर लगा दी कि मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ा लेता हूँ, तो दूसरी लेबर लगा देता हूँ। दूसरी लेबर जब उसने लगाई तो वो और अच्छा काम किया उसने, और यहाँ पर लगभग 110 केजी हो गया उसका टोटल वीट का प्रोडक्शन, यानी कि इसने यहाँ पर कितना किया, 60 केजी वीट का प्रोडक्शन किया। ऐसे ही तीसरी लगाई तो उसने कवर किया, चौथी लगाई तो उसने कवर किया, पाँचवीं लगाई तो उसने कवर किया, छठी लगाई तो उसने कवर किया। अब इसका 6 लेबर के साथ में काम पूरा हो गया, यानी कि इस पूरी ज़मीन पर 6 ही लेबर अगर वो लगाएगा तो वो पूरी ज़मीन कवर कर लेंगे, उससे ज़्यादा खेती उस पर नहीं हो सकती। तो जब वो 7वीं लेबर लगाएगा तो 6 लेबर लगाने के बाद मान लेते हैं कि प्रोडक्शन उसका हो गया 200 केजी का। तो जब वो 7वीं लेबर लगाएगा तो क्या प्रोडक्शन फिर से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बीज तो उतने ही डलने हैं उसमें,
और उतना ही काम वो कर पाएंगे। 7 लेबर लगाने पर भी 200 केजी का ही प्रोडक्शन होगा। तो 7वीं लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया? 0। यहाँ पर ये जो 0 है ये यहीं से आया। अगर कितनी भी लेबर लगाकर कितना भी प्रोडक्शन हो सकता, तो क्या इंडिया में कभी भी भुखमरी फैलती? नहीं फैलती। इतनी सी ही ज़मीन ले लेते, इसमें करोड़ों लोग काम करते और इतने इससे उत्पादन सारा का सारा कर लेते। लेकिन हम किसी भी चीज़, किसी भी फैक्टर से उतना ही उत्पादन कर सकते हैं जितना कि उत्पादन करने के लिए वो बनाई गई है। तो ऐसे ही मशीन्स का भी होता है। ये वाला आपको समझ में आ गया कि 0 कब होगा MP? तो 0 जब होता है जब एक्स्ट्रा लेबर लगा दी जाती है, जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा लगा दी जाती है। तो अब हमें समझना है ऋणात्मक। तो मशीन्स के साथ भी ऐसे ही होता है। जब शुरुआत में कोई भी मशीन आती है या कोई भी लेबर आएगा, कोई भी मालिक आएगा, तो वो शुरुआत में अच्छा काम करवाते हैं हमेशा। तो इसीलिए शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। अच्छी मशीन है, सर्विसेज कम ले रही हैं, बहुत ही धमाके से चल रही है, लेकिन धीरे धीरे मशीन क्या हो जाती है? ख़राब होना शुरू हो जाती है। मशीन ख़राब होना शुरू हो जाती है और एक समय पर उसमें दिन में अगर पहले वो 10 घंटे चलती थी तो अब 8 घंटे चलती है, 2 घंटे उसको ठीक करने में ही जाते हैं। तो क्या होगा? प्रोडक्शन वहाँ पर घट जाएगा। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग MP। यहाँ पर मशीन अब धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गई है, तो आप लेबर जब बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन आपका फिर भी वहाँ पर कम ही होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जितना मशीन वो प्रोडक्शन कर सकती थी उतना प्रोडक्शन उसने कर लिया है। और फिर एक सिचुएशन आती है कि उतना प्रोडक्शन करने के बाद अब पहले अगर वो 8 घंटे 10 घंटे चलती थी, उसके बाद 8 घंटे चलने लगी, उसके बाद 6 घंटे चलने लगी। तो अब लेबर जब आप बढ़ाओगे तो फिर माइनस में चला जाएगा आपका प्रोडक्शन। कि पहले तो 15 यूनिट का करता था टोटल प्रोडक्शन, अब वो घट के 14 यूनिट का हो गया। क्यों? क्योंकि मशीन पहले जो 10 घंटे चलती थी अब ख़राब होने के बाद, सर्विसिंग होने के बाद 8 घंटे चलने लगी, फिर 6 घंटे चलने लगी। तो ये है क्या? नेगेटिव सीमांत उत्पादकता। कि जितना उस मशीन से हम प्रयोग ले सकते थे, काम ले सकते थे, उतना हमने पूरा काम ले लिया है। इसको कहते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उसका हमने फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया। जितना यूटिलाइजेशन उसका होना चाहिए था उतना ही यूटिलाइजेशन हमने कर लिया है। अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता। अब अगर धीरे धीरे मशीन फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है, फिर वो प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देती है। इसी को कहते हैं नेगेटिव MP। तो नेगेटिव MP के पीछे कारण क्या है? कि फुलर यूटिलाइजेशन हम उसका कर लेते हैं। तो तीन स्टेजेस आ गई इसमें। इसको कहते हैं स्टेज 1, जहां पर MP हमेशा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर्स। स्टेज 2 है जहां पर MP गिर रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, कारक के घटते प्रतिफल। और एक है स्टेज 3 जहां पे MP हो गया है नेगेटिव। अब इसको ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ के लिए x एक्सिस, y एक्सिस, x पे मैंने ले लिया लेबर और y पे ले लिया TP और MP। तो ग्राफ बनाता हूं इसका। एक यूनिट, एक लेबर लगाने पर TP है 2 लेबर लगाने पर TP है 5, 3 लेबर लगाने पर TP है 9, 8 और 9 के बीच, 8 और 10 के बीच में 9। तो मैंने 2 का गैप लेकर यहाँ पर नंबर बना रखे हैं, 2 4 6 8 10 16 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 यूनिट पे कितना है? 9। चौथी यूनिट पे 12 पे बिंदु लगा देते हैं। 5वीं पे 14, 5वीं पे 14, 6ठी पे 15 और फिर 7वीं पे भी 15 और 8वीं पे फिर वो कम हो गया। तो TP का ग्राफ कैसा गया? पहले सीधा उठता रहा और फिर ऐसे आया नीचे, बराबर हो गया और फिर नीचे आना शुरू हो गया। ये हो गया TP का ग्राफ। अब बनाते हैं MP का ग्राफ इसी में ही। तो पहले पर MP कितना था? 2, यहीं से शुरू होगा। दूसरे पे MP हो गया 3, दूसरे पे MP हो गया 3, तो 4 और 2 के बीच में 3। फिर तीसरे पे MP हो गया 4, तीसरे पे MP हो गया 4, चौथे पे MP हो गया 3, चौथे पे MP हो गया 3, पांचवें पे MP हो गया 2, छठे पे 1, छठे पे 1 हो गया, 7वें पे हो गया 0 और 8वें पे पहुंच गया -1। तो इधर -1 बना लेते हैं।
तो एमपी कैसा गया, इधर से उठा और फिर नीचे होता हुआ 0 होते हुए ऋणात्मक पहुंच गया, एमपी हो गया ये। तो अब इसमें स्टेजेस बन गई, 3 क्वांटिटी तक की एक स्टेज बन गई, इसको कहते हैं स्टेज 1। फिर इसके बाद 6 क्वांटिटी तक की एक स्टेज बन गई, ठीक है, और उसके बाद 7 क्वांटिटी तक की एक स्टेज बन गई, ये हो गया स्टेज 2 और ये हो गई स्टेज 3। तो अगर आप देखोगे तो स्टेज 1 में जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी बढ़ती हुई दर पे बढ़ता है। बढ़ती हुई दर पे बढ़ने का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे बढ़ने की दर कितनी है, यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा और यहाँ पर 4 बढ़ा, तो ये बढ़ने की भी दर बढ़ रही है लगातार, इसको कहते हैं टीपी बढ़ रहा है बढ़ने की दर पर। तो स्टेज 1 में अगर आप देखोगे एमपी जब तक बढ़ रहा है तो टीपी बढ़ रहा है बढ़ने की दर पे। फिर उसके बाद स्टेज 2 में देखोगे जब एमपी गिर रहा है, एमपी जब नीचे आ रहा है तो टीपी बढ़ रहा है घटने वाली दर पर। बढ़ तो रहा है टीपी, लेकिन उसकी जो रेट है बढ़ने का, उसका जो रेट है बढ़ने का वो लगातार घट रहा है। यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 2 ही बढ़ा और यहाँ पर 1 बढ़ा सिर्फ। इसको कहते हैं बढ़ना लेकिन घटने की दर पर। तो स्टेज 2 में एमपी जब घट रहा है तो टीपी घटती दर पे बढ़ रहा है, और चौथी पे क्या है, जब वो 0 हो गया तो एमपी है टीपी है मैक्सिमम, और उसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव हो गया तो टीपी हमेशा गिरने लगता है। तो टीपी का ग्राफ हमेशा पहले ऐसे ऊपर जाता है, फिर फ्लैट हो जाता है और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं कारक के वर्धमान प्रतिफल, यानी कि जो भी हम फैक्टर्स लगा रहे हैं उससे हमें बढ़ा हुआ एकदम आउटपुट मिल रहा है। इनपुट जो हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट हमको मिल रहा है। स्टेज 2 होता है कि जितने फैक्टर्स हम लगा रहे हैं उससे थोड़ा कम आउटपुट हमको मिल रहा है। स्टेज 3 होता है कि अब फैक्टर्स आप जितने भी लगा लो प्रोडक्शन आपका लगातार कम होता जाएगा। तो टीपी हमेशा पहले बढ़ता है, फिर फ्लैट हो जाता है और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वक्र की सहायता से, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेज आ गई, 3 स्टेज आ गई सॉरी, एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और एमपी नेगेटिव। अब इसके कॉजेस समझ लेते हैं हम कि इनके पीछे कारण क्या है। तो कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग एमपी, सबसे पहला है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो भी आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक एमपी हमेशा बढ़ता रहता है। फुलर यूटिलाइजेशन से मतलब क्या है, मशीन आपने लगाई, अब उस मशीन की कैपेसिटी है कि वो 1000 क्वांटिटी किसी भी चीज़ की प्रोड्यूस कर सकती है। तो 1000 क्वांटिटी के लिए और 10 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो जब तक आप 10 लेबर का यूज़ इसमें नहीं कर लोगे तब तक 1000 क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। आपने पहले शुरुआत में मान लेते हैं आपको 4 ही लोग मिले, तो आपने 4 लोग लगा दिए, वो 400 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने लगे। जैसे जैसे 5वीं 6ठी 7वीं लगाओगे तब तक ये एमपी बढ़ता रहेगा, और जैसे ही आपने इसका फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया कि हाँ 1000 क्वांटिटी से ज़्यादा ये नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो फिर क्या हो जाएगा, एमपी लगातार गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब तक हम फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स का, तब तक हमेशा प्रोडक्शन बढ़ता ही रहेगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फैक्टर एंड इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी। जब हम शुरुआत में कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो हम उसमें पूरा दिमाग लगा देते हैं अपना, और इतना चाहते हैं कि हर एक फैक्टर से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका किया जाए, जितना काम हम उससे ले सकते हैं उतना ही काम ले। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है शुरुआत में, इसी वजह से शुरुआत में प्रोडक्शन हमेशा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हमेशा शुरुआत में अच्छा ही रहता है, क्योंकि मशीन भी अच्छी हैं, लेबर भी अच्छी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, सभी तेज़ी में स्फूर्ति से काम करते हैं एकदम, इस वजह से शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। तो ये 3 कारण हैं इंक्रीजिंग एमपी के, एमपी शुरुआत में बढ़ता क्यों रहता है। उसके बाद एमपी लगातार घटता रहता है, तो घटने के क्या कारण है, घटने के कारण है कि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। अब यहाँ पर हमने इसका फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया,
1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते थे, 1000 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करने लगे। तो अब जब हम लेबर लगाएंगे भी तो मशीन भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, फिक्स होने लगती है। पहले अगर वो 10 घंटे चलती थी तो वो 8 घंटे चल रही है, तो 2 घंटे का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वजह से प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी। ठीक है, कि इन फैक्टर्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्थानापन्न नहीं है। जो भी लेबर है, लेबर जो मशीन चलाएगी उसका कोई स्थानापन्न थोड़ी है कि हम रोबोट थोड़ी लगा सकते हैं वहाँ पर, या फिर वो मशीन जो है, हम बात कर रहे हैं सारे के सारी शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में मशीन चेंज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, हमें उसी पे ही काम करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। इस वजह से ही प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। ये कोऑर्डिनेशन जो शुरुआत में बहुत अच्छा था वो बाद में ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्यों? आप लगातार काम कर रहे हो, काम कर करके आप भी थोड़े से परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज़ है कि जब मशीन लगातार ख़राब होने लगेगी तो आप तो कहोगे कि यार ये तो बिगड़ी रहती है, छुट्टी लेना फिर लेबर शुरू कर देती है। तो कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स के बीच में और इन मशीन्स के बीच में, लेबर्स के बीच में ख़राब होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। इस वजह से प्रोडक्शन भी लगातार गिरता रहता है फिर। तो ये है कारण डिक्रीजिंग एमपी के। नेगेटिव एमपी का आपने समझ लिया। नेगेटिव एमपी का सिर्फ एक कारण है कि वहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन हो चुका है, जितना यूटिलाइज हम उसको कर सकते थे उतना यूटिलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद उसमें प्रोडक्शन कुछ भी नहीं बढ़ सकता, इस वजह से ही ज़ीरो या फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉजेस इंक्रीजिंग एमपी के, कॉजेस डिक्रीजिंग एमपी के। अब समझ लेते हैं अजम्पशंस ऑफ इस लॉ के अजम्पशंस क्या है। लॉ क्या है यहाँ पर कि शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा, एमपी घटना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ज़ीरो हो जाएगा, और एक स्टेज फिर ऐसी आएगी कि वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अजम्पशंस क्या हैं कि रेशियो इन विच फैक्टर्स आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। जिस भी रेशियो में फैक्टर्स कंबाइन किए गए हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, एल और के, जिस भी रेशियो में फैक्टर्स कंबाइन किए गए हैं वो रेशियो चेंज हो सकता है। लेबर यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मान लेते हैं कि फिक्स है, तो लेबर तो लेकिन चेंज कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स क्या हैं, चेंजेबल हैं। तो इन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, रेशियो इन विच फैक्टर्स आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस और क्वालिटी एफिशिएंट। इसका मतलब क्या है होमोजीनियस का, कि जितने भी फैक्टर्स हम लगा रहे हैं वो हम समान रूप से काम करेंगे। समान रूप से काम करने का मतलब है कि अगर पहली लेबर ने 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है तो सेकंड लेबर भी 10 क्वांटिटी का ही प्रोडक्शन करने के लिए एफिशिएंट है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस और क्वालिटी एफिशिएंट, कि दूसरी लेबर भी 10 यूनिट प्रोडक्शन करने की कैपेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मशीन का तो कोई दोष नहीं है, शुरुआत में ही प्रोडक्शन अगर गिरने लगे तो वहाँ पर लेबर एफिशिएंट नहीं मानी जाएगी। तो लेबर जो है एफिशिएंट मानी जाएगी, मशीनों की वजह से ही प्रोडक्शन गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो ही वो लॉ यहाँ पर काम करेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डजेंट चेंज। जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, तकनीक चेंज नहीं होनी चाहिए। अब अगर टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, मशीन्स का फुलर यूटिलाइजेशन अगर 1000 पीसेस का था यहाँ पर, तो अगर कोई नई मशीन आ जाए जो 1500 पीसेस प्रोडक्शन कर सकती है 10 लेबर पर ही, तो क्या हो गया, लेबर भी नहीं बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो ये रूल या फिर लॉ फेल हो जाएगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये है अजम्पशंस इस लॉ के। लॉ क्या है ये आप समझ गए। तो इंक्रीजिंग एमपी के कॉजेज क्या थे, डिक्रीजिंग एमपी के कॉजेज क्या थे, ये भी आप समझ गए। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक, टीपी, एमपी और एपी में रिलेशन क्या क्या है। एक रिलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कवर किया, अब बस उसको रिटर्न में समझ लेंगे जल्दी से। क्या है, लेबर की इकाइयाँ लगाई जा रही हैं, यूनिट्स लगाई जा रही हैं, तो कुछ एमपी
कितना दे रहा है, अलग अलग लेबर अलग अलग एमपी देगी, उसके हिसाब से टीपी क्या है, उसके हिसाब से एमपी क्या है। ये टेबल बनाया है, तो पहले लेबर लगाया तो एमपी हुआ 6, दूसरा लेबर ने 14 प्रोडक्शन किया, तीसरे लेबर ने 28 का प्रोडक्शन किया, चौथे लेबर ने 24 का, फिर पाँचवें ने 8 का, 4 का, 0 का, -4 का। इसके हिसाब से टीपी 6, फिर दूसरे ने 14 का किया तो 14 और 6 20 हो गया, फिर तीसरे ने 28 का किया तो 28 और 20 48 का हो गया, चौथे ने 24 का प्रोडक्शन किया तो यहाँ पर 24 और 48 72, 80, 84, 84 और ये 80 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एमपी 0 और माइनस में कब पहुँचता है ये हम समझ गए हैं। और इसके हिसाब से फिर एपी टीपी डिवाइडेड बाय लेबर, तो टीपी 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6, टीपी इज 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10, टीपी इज 48 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 16। तो ये एपी निकाल लिया है। अब इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं जल्दी से। तो लेबर ले लिया है मैंने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे टीपी, एमपी और एपी ले लिया है, तीनों एक ही ग्राफ में हम बना लेंगे। तो एक लेबर पे सबसे पहले टीपी का ही बना लेते हैं। तो एक लेबर पे प्रोडक्शन है 6, यहाँ पर मान लेते हैं 6, दूसरे का प्रोडक्शन है 20, ये 20 हो गया, तीसरे का प्रोडक्शन है 48, तो तीसरे का प्रोडक्शन 40 और 50 के बीच में 48 यहाँ पर मान लेते हैं, चौथे का प्रोडक्शन 72, तो फोर्थ लेबर पे हो गया 72, फिफ्थ लेबर पे हो गया 80, सिक्स्थ लेबर पे 84 हो गया, 84, तो इसको 90 तक ले लेते हैं, तो सिक्स्थ लेबर पे हो गया 84, सेवन्थ लेबर पे भी सेम रहा 84, यहाँ पर क्या हो गया, इसका फुल यूटिलाइजेशन हो गया। मशीन अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, ये है हमारे क्या जितने भी फैक्टर्स हैं उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो गया, तो इसीलिए एमपी क्या हो जाता है वहाँ पर 0 हो जाता है। तो सातवें पे 84 ही रहा, आठवें पे कितना हो गया फिर कम होकर 80। तो ये हमने पढ़ा था पहले भी कि पहले टीपी बढ़ता रहता है और उसके बाद एक सिचुएशन पे फ्लैट हो जाता है और उसके बाद माइनस होना शुरू हो जाता है। ये हो गया टीपी का ग्राफ। अब बनाते हैं एमपी का ग्राफ। तो एमपी एक पे 6, दूसरे पे 14, यहाँ पर मान लिया जाए 14, तीसरे ने किया 28, तीसरे ने किया 28, यहाँ पर मान लेते हैं, चौथे ने किया 24, पांचवें ने किया 8 का सिर्फ, तो 8 10 से नीचे आएगा, यहाँ पर मान लेते हैं, छठे ने किया 4 का 4, सातवें ने किया 0 और आठवें ने किया -4 यहाँ पर ले लेते हैं। तो एमपी का ग्राफ कैसा गया, ऐसे ऊपर पहले और फिर नीचे आकर 0 और फिर माइनस में, ये हो गया एमपी का ग्राफ। ठीक है, अब इसी में एपी का ग्राफ बना लेते हैं। तो एपी का क्या है, पहले पे 6, दूसरे पे 10, दूसरे पे 10, तीसरे पे 16 मान लेते हैं, तीसरे पे 10 और 20 के बीच में यहाँ पर, फिर चौथे पे 18, फोर्थ पे 28, ये भी 20 से नीचे ही रहेगा, यहाँ पर ले लेते हैं, या इसको काट कर इधर कर लिया जाए 16 और ये 18 हो गया। पांचवें पे फिर 16 हो गया, फिफ्थ पे 16 हो गया, फिर सिक्स्थ पे 14 हो गया, सेवेंथ पे 12 हो गया, एट्थ पे 10 हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ ऐसे आता हुआ इधर आ गया एपी। तो टीपी पहले ऊपर गया, फिर फ्लैट हो गया, फिर नीचे आ गया, एमपी पहले ऊपर गया, फिर नीचे आना हुआ और एक टाइम पे 0 से माइनस में पहुंच गया। एपी लेकिन कभी भी माइनस नहीं होता, ना ही 0 होता है, क्योंकि प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो रहेगा। प्रोडक्शन, अब टोटल प्रोडक्शन 80 पहुंच गया है, तो इसको आप 1 लाख से भी डिवाइड दे दोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, 0 तो आएगी नहीं। तो इसीलिए ये 0 कभी भी नहीं होता है और ना ही माइनस होता है। अब इनके बीच में रिलेशन समझ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले टीपी और एमपी का हमने पढ़ लिया। सो लॉन्ग एमपी इंक्रीजेस, एमपी जब बढ़ता रहता है, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट।
इंक्रीजिंग रेट यानी कि बढ़ती दर पर बढ़ता है। बढ़ती दर क्या है कि यहाँ पर जो टीपी बढ़ रहा है उसमें दर भी उसकी बढ़ने की है। यहाँ पर 6 बढ़ा, यहाँ पर 14 बढ़ा, यहाँ पर 28 बढ़ा, ठीक है। तो इसकी जो रेट है बढ़ने का वो भी इंक्रीजिंग है। तो एमपी जब बढ़ता है तो टीपी बढ़ता है, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। when MP start decreasing, TP increases at decreasing rate। जब MP गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ पर MP कम होना शुरू हो गया, यहाँ पर 24 ही प्रोडक्शन किया, उसके बाद कम करके 8 किया, फिर 4 किया, तो TP बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है। अब यहाँ पर 24 बढ़ा, यहाँ पर 8 बढ़ा, यहाँ पर 4 ही बढ़ा, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रेट, की बढ़ने का दर क्या है उसकी कम है। तो जब MP गिरना शुरू हो जाता है तो TP घटती दर से बढ़ता है। When MP इक्वल टू 0 TP इज मैक्सिमम। जब MP 0 है तो TP वहाँ पर मैक्सिमम होता है, 84 ही मैक्सिमम प्रोडक्शन है। और When MP इज नेगेटिव TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और जब MP नेगेटिव हो जाता है तो TP क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो MP नेगेटिव जब होता है TP डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है। ये हैं 4 इसके रिलेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि TP और MP का रिलेशन लिखो तो ये टेबल बनाना है TP और MP का, और इसका ये ग्राफ बनाना है, ये 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही AP और MP में रिलेशन, तो क्या है वो कि जब when AP increases so long MP is greater than AP। जब तक AP बढ़ता रहता है तब तक MP क्या है, AP से ग्रेटर देन है। जब ये बढ़ रहा है, AP लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर MP जो है AP से ज़्यादा है। यहाँ पर AP बढ़ रहा है, MP ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो यानी कि ये वो उससे ज़्यादा है। उसके बाद है कि AP डिक्रीजेस व्हेन MP इज लेसर देन AP। जब AP गिरने लगता है तो क्या हो जाता है, AP से MP जो है ज़्यादा है और AP कम हो जाता है। AP ज़्यादा है और MP कम हो जाता है। और नेक्स्ट है कि व्हेन MP में बी 0 बट AP कंटिन्यूस टू बी पॉजिटिव। MP एक बार को 0 हो सकता है पर AP कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो भी प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, वो कुछ ना कुछ तो होगा। अब उसको हम 1 लाख लेबर से भी डिवाइड कर देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर वहाँ पर आएगा, 0 वो नहीं आ सकता। तो MP 0 हो सकता है, AP कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये है इसके इन AP और MP के बीच में रिलेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि TP MP और AP के बीच में रिलेशन लिखो तो हमें ये टेबल बनाना है, ये ग्राफ बनाना है। सबसे पहले TP और MP का रिलेशन लिखना है और फिर AP और MP का रिलेशन लिखना है। तीनों का इकट्ठे कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये चैप्टर कवर कर दिया पूरा का पूरा, उत्पादन फलन कारक के प्रतिफल। फैक्टर्स आपको समझ में आ गए। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं। वेरिएबल फैक्टर्स में बढ़ाने पर जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाएंगे कब तक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कब प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, कब प्रोडक्शन 0 हो जाएगा, कब प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगा। इनके बीच में रिलेशन क्या है, ऐसा क्यों होता है, इनके पीछे कारण क्या है, सभी पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।